बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एक बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। स्टूडेंट्स, अपने 9th स्टैंडर्ड में जो आपका बेसिक स्टैंडर्ड था फिजिक्स का, वहां आपने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट? पहले तो हम इनर्शिया पे चलते हैं कि इनर्शिया क्या चीज़ है। इनर्शिया इन्हीं इनर्शिया कहते हैं अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी एक बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसको यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट पे रेजिस्ट करवाती है। यानी एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये बताया गया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है किसी एक डायरेक्शन में, वो चलती जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर रहेगी जब तक उसको कोई चलाएगा नहीं। इनर्शिया भी बिल्कुल ऐसे ही है। इनर्शिया एक्चुअली कहते होते हैं मास को, यानी ये मास जो होता है बॉडी का, वो इनर्शिया को डिस्कस करता है। इनर्शिया कहता है कि जितना ग्रेटर मास होगा ना, बॉडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ज्यादा फॉलो करेगी। आप अंदाजा लगाएं खुद कि आपके पास अगर एक छोटी सी कोई गाड़ी ले लें, साइकिल ले लें, और वो रेस्ट पे खड़ी है, उसको मोशन में लाना इतना मुश्किल नहीं होगा। आप थोड़ा सा पुश करें वो मोशन में आ जाएगी। बट यही काम जब आपने किसी कार पे करना हुआ, यू गोना फील सम, इनफैक्ट यू मस्ट हैव सम फोर्स बिहाइंड इट। यानी अच्छी खासी फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी उसको चलाने के लिए। और अगर आपको कहा जाए कि एक बड़े मैसिव ट्रक को आपने जो है वो अपने उस रेस्ट पोजीशन से बाहर निकालना है, तो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा जितना जितना मास ग्रेटर होता जा रहा है, इतना ही वो अपनी स्टेट पे रहने पे ज्यादा देर तक मजबूर है, बल्कि उसको ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है कि उसको उसकी स्टेट से आजाद किया जाए। सो इनर्शिया एक्चुअली हमें बताता होता है कि मास की कुव्वत को बताता है कि मास में कितनी जान है, कि मास जो है वो कितना जो है ना रेजिस्टेंस दे सकता है। सो ग्रेटर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास, लेस इज द इनर्शिया। एक्चुअली इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही हो, जैसे फर्ज करें एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा जिसका मास कम है, आप उसको यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, आप उसको रोक लेते हैं, तो उसको रोकना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि उसका मास छोटा है। बट इफ यू जस्ट मेक इट सम ग्रेटर, एक बड़ा पहलवान रेसलर भागता हुआ आ रहा है, इट्स नॉट गोना बी इजी, इतना आसान नहीं होगा उसको रोकना क्योंकि उसका मास बहुत बड़ा है। और अगर कोई अच्छा बड़ा कोई रोलर भागता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, तो रोलर को रोकना तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होने लगा, बल्कि हो सकता है कि बड़े बड़े घर भी वो रोंद के चला जाए और घर भी उसको रोकने में कामयाब ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी वो रोंद के चला जाए। सो एक्चुअली इनर्शिया से हमें क्या पता कि जितनी भी बॉडीज ट्रांसलेशनल मोशन में होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का रोटेशनल मोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी स्ट्रेट मोशन हो, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, किसी जगह पे भी मोशन हो, वो ट्रांसलेशनल होती है हमारी सारी की सारी। ट्रांसलेशनल मोशन में कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द मास, वो मास प्रोवाइड करती है। सो ग्रेटर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली इसका रेप्लिका। अगर कहा जाए कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये है, तो इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात ही होगी। लेकिन बात ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रोटेशनल इनर्शिया। अब स्टूडेंट्स खुद देखें, इनर्शिया क्या था? इनर्शिया जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन थी, उसको रेजिस्ट करवाने में इनर्शिया का हाथ होता था कि ग्रेटर मास हो तो इनर्शिया उसका ज्यादा होता था और ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा स्ट्रांग होती थी उसकी। यहां बात हो रही है रोटेशनल इनर्शिया की कि अगर एक बॉडी घूम रही है, एक बॉडी अगर घूम रही है, तो जितना उसको रोकना मुश्किल होगा, या अगर कोई रुकी हुई है, जितना उसको घुमाना मुश्किल होगा,
तो वो इसका एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मतलब ये तो मैं इसका फॉर्मूला तो बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा डेफिनेशन पढ़ ले। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी बाय विच इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, अगर ये रोटेशनल ना होता ना तो ये इनर्शिया बन जाता, लेकिन रोटेशनल की वजह से ये रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। तो एक एक्सिस के गिर्द, यानी एक एक्सिस के गिर्द एक बॉडी को रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन मेंटेन करवाने के लिए की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं थोड़ी एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ma के इक्वल होता है। आप लोगों ने माशाल्लाह ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस F को दोनों साइड से, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय R, यहां भी R से मल्टीप्लाई कर लूं, यहां भी R से मल्टीप्लाई कर लूं दोनों साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा RF इज इक्वल टू M RMA, या RMA कर लो, नो इशू, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, RF आप सब जानते हैं टॉर्क के इक्वल होता है। RF साइन थीटा, आपको याद होगा RF साइन थीटा होता है। यानी टॉर्क एक्चुअली किसको कहा जाता है? फोर्स और मोमेंट आर्म के प्रोडक्ट को कहा जाता है। कि क्या, जब आप फोर्स लगाएं मोमेंट आर्म पे परपेंडिकुलर, तो बॉडी क्या करती है? रोटेट करना शुरू करती है। तो रोटेशन की एक्चुअली जो फोर्स होती है उसको टॉर्क कहते होते हैं। जिस तरह ये फोर्स है ट्रांसलेशनल फोर्स है, इसी तरह आप टॉर्क को रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। जैसे आपने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो r थीटा के इक्वल होता है, याद होगा आप लोगों को, जिसमें ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के में क्या फर्क था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह v इज इक्वल टू r ओमेगा, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को r से मल्टीप्लाई करें तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाती है, लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम a इज इक्वल टू r अल्फा, अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को r से मल्टीप्लाई करें तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आ जाता है। आपने देखा है एंगुलर को r से मल्टीप्लाई करने से ट्रांसलेशनल आता है। यहां भी गौर से देखें, ये हमारे पास ट्रांसलेशनल फोर्स है। ट्रांसलेशनल फोर्स, ट्रांसलेशनल किसी डायरेक्शन में होती है, ठीक है, और ये एंगुलर है फोर्स जिसको टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क को एंगुलर फोर्स भी कहते हैं या रोटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। तो दोनों में क्या फर्क है कि जिस तरह वहां r से मल्टीप्लाई करने से दूसरी क्वांटिटी आ रही थी, यहां आपकी ट्रांसलेशनल को r से मल्टीप्लाई करने से उसका एंगुलर कंपोनेंट जो एंगुलर वैल्यू जो फोर्स की वो आ रही थी हमारे पास। आई होप समझ रहे होंगे। यानी आपस में रिलेशनशिप ट्रांसलेशनल और एंगुलर का r ही के साथ जुड़ा हुआ है, रेडियस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात यहां थोड़ा सा उल्टा है, वहां एंगुलर को r से मल्टीप्लाई करें तो ट्रांसलेशनल आता है, लेकिन यहां ट्रांसलेशनल को r से मल्टीप्लाई करें तो तब जाके हमारे पास एंगुलर आ रहा है। तो स्टूडेंट देखें, ये RF की जगह पे मैं टॉर्क लिख सकता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया RMA, ए आ गया। स्टूडेंट्स, ए का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? R अल्फा। ये देखें, ये हमारे पास R अल्फा ये आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टॉर्क होगा mr स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। r को r से मल्टीप्लाई करें, m अल्फा साथ जुड़ जाएगा, mr स्क्वायर अल्फा आ गया। स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? टॉर्क, एंड टॉर्क इज आल्सो नोन एज रोटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड जरा इसको इसके साथ कंपेयर करो, ट्रांसलेशनल के साथ। व्हाट इज दिस? ट्रांसलेशनल फोर्स। व्हाट इज दिस? रोटेशनल फोर्स, दैट इज टॉर्क। व्हाट इज दिस? ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। What is this? Angular acceleration. And what is this? Inertia. ये inertia था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो ट्रांसलेशनल inertia होता है एक्चुअली वो mass के इक्वल होता है हमारे पास। तो ऑब्वियसली जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये पूरे का पूरा हमारे पास एक मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, जिसको रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया, जिसको आई से जाहिर किया जाता है, वो mr² के इक्वल होता है। तो अगर मैं इधर आई लगा दूं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क का, आई अल्फा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस वन which is called rotational inertia, and alpha which is called angular acceleration, उसको हम angular acceleration भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अब आए स्टूडेंट्स इस पे आए, व्हाट इज दिस, ये ट्रांसलेशनल फोर्स है विच इज ma, और न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा था सेकंड लॉ में, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसको कंपेयर इसके साथ करें, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 वैल्यू लगा लो, यू गोना हैव 0 फोर्स, आपको 0 फोर्स हो जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 लगा दो तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन के बगैर टॉर्क लगता है, टॉर्क जब बॉडी पे लगता है तब भी जाके उस पे एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, यहाँ टॉर्क लगता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। यानी टॉर्क के बगैर कभी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, फोर्स के बगैर लीनियर वेलोसिटी या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम के अगर वेलोसिटी में चेंज आएगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी मतलब वेलोसिटी में चेंज आती है। यहां भी हम कहेंगे टॉर्क जब पैदा लगता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज पैदा होती है हमारे पास। सो ये है स्टूडेंट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताएगा कि एक बॉडी की रोटेशनल मोशन कितनी स्ट्रांग है, जितना ये बड़ा होगा उस बॉडी को स्टूडेंट्स उतना ही उसकी रोटेशनल मोशन को रोकना मुश्किल होगा। अगर ये बड़ा होगा, ये बड़ा कब होता है, ये तब बड़ा होता है जब ये मास बड़ा होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, और ये डबल में 2 टाइम्स में बड़ा हो जाता है जब रेडियस बड़ा होता है, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। जितना जितना बड़ा स्क्वायर है उसका रोटेशनल जो इनर्शिया है वो बड़ा होता जाएगा हमारे पास। ये दोनों के बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बड़ा हो जाता है। आप खुद अंदाजा लगाएं, एक बॉल है स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बॉल रख ले, आजकल क्लैकर्स आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में क्लैकर्स से खेल रहे होते हैं बच्चे, वो टक 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 खेल रहे होते हैं। इमेजिन करें ये क्लैकर्स थोड़े से बड़े होते, बड़े यानी उनका अच्छा खासा रेडियस होता, यानी अभी तो क्लैकर्स एक धागा है ना, और उसके साथ धागे के साथ एक बॉल बनी हुई है, ये क्लैकर का एक पॉइंट होता है, आपको पता होगा। जब कोई भी इसको क्लैकर को घुमाता है तो ये बॉल के साथ, बॉल उस धागे के क्लैकर के साथ यानी उस क्लैकर में घूमती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। फर्ज करें अगर आपका मुंह आ जाए बीच में, कमाल हो जाएगा। यू नीड सम सर्जन टू जस्ट टू गेट सम ट्रीटमेंट ऑफ योर फेस। लेकिन इमेजिन करें अगर ये क्लैकर थोड़ा सा बड़ा होता, बड़ा क्लैकर होता, और वो आप यूं यूं फेरना शुरू कर देते, और अगर गलती से वो आपके मुंह पर या किसी जगह पर लग जाता तो फिर आपको वो कितना डैमेज कर सकता था, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। पुराने जमाने में बिल्डिंग्स को गिराने के लिए ये क्या किया करते थे, बड़े बड़े वो पेंडुलम जैसे ना बड़े बड़े वो लगाया करते थे। पेंडुलम जितना बड़ा आप लगाएंगे, ये देखें इतने बड़े बड़े पेंडुलम होते थे, उनके साथ स्टील के बॉल बने हुए होते थे। वो क्या करते थे, जब उस पेंडुलम को हिलाते थे, अब तो ये देखें इतना रेडियस क्रिएट होता है। जब जितना ज्यादा रेडियस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और अगर मास भी बढ़ा दिया जाए तो ये तो हो गया सोने पे सुहागा,
यानी मास के बढ़ने से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, रेडियस के स्क्वायर से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। तो वो क्या करते थे, इन दीवारों के गिर्द अच्छी खासी इसको रोटेशन देते थे और वो अच्छी खासी दीवारों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। आज भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है ऐसा। मैंने बल्कि रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें ऐसा हुआ। तो स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा रेडियस उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर, जितना मास उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यानी उतनी ज्यादा वो अपनी स्टेट में रेजिस्टेंस देगा कि नहीं भैया मैंने इधर ही रहना है इस स्टेट में, तुम मैं इतनी मदद सामने आओ, मुझसे ज्यादा फोर्स लगाकर जरा रोकने की कोशिश करो, वरना मैंने नहीं रुकना। और अगर वो रुका हुआ है तो उसको चलाना भी उतना मुश्किल है। आप देखें ना, जो पेंडुलम बड़े बड़े होते हैं उनको चलाना मुश्किल होता है, जबकि छोटे पेंडुलम को यहां से चलाया तो वो घूमना शुरू हो गए। ये जनरली आपको एक मैंने अजम्पशन दी है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए कुछ चीजों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि बॉडी जो होती है वो इर्रेगुलर जो है उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो घूम रही है, यानी यूं घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, बट इट हैज इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यानी किसी जगह पे मास बहुत ज्यादा है, ये ले जी इस जगह पे मास बहुत ज्यादा है, इस जगह पे मास थोड़ा सा कम है। ये मतलब मिलियंस बिलियंस बल्कि शायद ट्रिलियंस में आपके पास छोटे छोटे मास पड़े हुए हो और ये इस सेंटर पे घूम रहा है। मैं यहां से यहां तक रेडियस ले लूं R1 आएगा, यहां से यहां तक रेडियस ले लूं R2 आएगा, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, यहां से यहां तक रेडियस लूं ये R3 आएगा, ये आ गया तो R4 आएगा और ये M4, ये आया तो M6, M5 और ये R5 आएगा। So you got so many radiuses and so many masses and they all are different from each other. ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। So भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने पढ़ा था I is equal to mr square, ये पढ़ा था। तो आप फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आपको हर 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 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। यानी ये भी घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर होगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज इक्वल टू M2 R2 का स्क्वायर होगा। तीसरे का I3 M3 R3 स्क्वायर होगा। So you got so many that could go to n level. N level means the infinite level, the last level that you can have. So उसमें होगा mn rn का स्क्वायर। अब आप कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे? You need to find each and every moment of inertia of all. So what do you have to do the next? You have to add all of them. आपने सबको ऐड करना है। So अब आप जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम फाइंड करोगे वो I1, I2, I3 से लेकर In तक जाएगा, सबको प्लस करना आप। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको ऐड करूंगा सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो मुझे सारे मैसेज और सारे रेडियस आई हमारा 1 से n तक सारे ऐड करने होंगे। ये साइन होता है स्टूडेंट समेशन का, यानी सम करने का, सिग्मा। और ये आई का मतलब है, यहां मैंने आई रखा है, आई की वैल्यू 1 हो सकती है 1 और आई n तक जा सकता है, यानी आई की वैल्यू 1 से n तक जा सकती है हमारे पास। तो ये सारों को ऐड करना है, तो उसके बाद जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो आपका एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसीलिए हर बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होते हैं और इनको कैलकुलेशन के बाद, बड़ी रिसर्च के बाद फाइंड आउट किया गया है। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये आर स्क्वायर जो मैं लगाना भूल गया, ये लाजमी लिख दें। स्टूडेंट्स, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके सामने मैंने लिखे, ये काफी रिसर्च के बाद इनके निकाले गए। जैसे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर रॉड 1/2, यानी अगर एक बड़ा सा रॉड हो उसका होगा 1/2 ml स्क्वायर, एल लेंथ को कहते होते हैं। इसी मेथड से रेक्टेंगुलर प्लेट अगर हो, रेक्टेंगल की शक्ल में, जिसकी लेंथ a हो ब्रेथ b हो, तो उसका होगा 1/12 m इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर 1/2 mr स्क्वायर, ये डिस्क को भी कहते होते हैं, सॉलिड सिलेंडर डिस्क जैसी होती है।
हुक जो है एम आर स्क्वायर होती है, ये वाहिद है जिसका फॉर्मूला रियली उसी जैसा है जैसा वो था। अच्छा, इसी तरह हॉलो सिलेंडर 1/2 m इंटू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। एक्चुअली हॉलो सिलेंडर में दो रेडियस होते हैं, एक यहां से यहां तक होता है, एक यहां से यहां तक होता है। इसको R1 और इसको R2 कहा जाता है, वो उनको ऐड करते हैं उनके स्क्वायर्स को, ठीक है। एक है सॉलिड स्फीयर, स्फीयर जैसे हमारी जमीन होगी स्फीयर है, ठीक है, इसका होगा 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो 2/3 mr स्क्वायर, हॉलो स्फीयर अगर हो, हॉलो खाली स्फीयर हो अंदर से, तो वो हमारे पास 2/3 mr स्क्वायर होगी। ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आप लोगों को पता होने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंजॉय किया होगा। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।